हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके बीपीएससी टीआरई 1 to 3 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी के प्रश्नों को यहाँ पर मैं लेकर के आया हुआ हूँ। इससे पहले भी मैंने आपका 2 पार्ट कराया है और 2 पार्ट मैंने पूरे के पूरे डिटेल डिस्कशन के साथ आपको करा रखा है। तो अगर जिसने भी 2 पार्ट को नहीं देखा है मेरा, तो जाकर के आप लोग चेक जरूर कर लीजिएगा। वो 2 पार्ट बहुत ही बेहतरीन सेशन हुआ है डिटेल डिस्कशन के साथ। और मैं आज आपके लिए यहाँ पर पार्ट थर्ड लेकर के आया हूँ आपके PYQ का। तो आज भी जो TRE 1, TRE 2, TRE 3 और री एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी का यहाँ पर मैं डिटेल डिस्कशन और ऑथेंटिक आंसर यहाँ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो आपके बीपीएससी फाइनल आंसर की में मान रखा है। तो यहाँ पर बिल्कुल ही आपको ऑथेंटिक आंसर मिलेगा जो कि बीपीएससी द्वारा माना जाता है, और यहाँ पर कंप्लीट डिटेल डिस्कशन भी मिलेगा। जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है उस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपके फर्दर एग्जाम के लिए, बीपीएससी TRE 4 के लिए, बीपीएससी 71st के लिए और बीपीएससी स्पेशल एजुकेटर के लिए या फिर लाइब्रेरियन के लिए, तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी मैं यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ, क्योंकि इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मैं सभी टॉपिक का आपका जो है जितना भी प्रश्न बन सकता है सभी को मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर के आया हुआ हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक एक करके वही अपने प्रश्नों को यहाँ पर देख लेते हैं। एंड हमारा यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होता है, और इस सेशन को भी आप लोग फुल जरूर देखिएगा। ये आपका बीपीएससी PYQ का पार्ट थर्ड होने वाला है, और इसमें आपके सभी प्रश्न मिलेंगे। TRE 1, TRE 2, TRE 3 और री एग्जाम के जितने भी प्रश्न हुए थे एक एक करके मैं यहाँ पर सारे कंप्लीट कराऊंगा डिटेल डिस्कशन के साथ। जिसके बाद जो है भाई आपका 60 to 70% का एग्जाम का प्रिपरेशन यहीं से हो जाएगा। अगर आप लोग बीपीएससी 71st की भी तैयारी कर रहे हो तो इस सेशन को जरूर देखिएगा, आपका यहाँ से बहुत हेल्प ज्यादा मिलने वाला है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस कर लेता हूँ प्रश्नों को। निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942, तो देखो ये भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ कब था, तो 1942 में। इसका मुख्य कारण क्या था ये पूछ रखा है, तो ध्यान दीजिएगा। गांधी इरविन समझौता, तो भाई ये जो गांधी इरविन समझौता था ये कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी इरविन समझौता का मध्यस्थता किसने कराया था, मध्यस्थता, तो ध्यान में रख लीजिएगा मध्यस्थता इसका तेज बहादुर सप्रू ने, तेज बहादुर सप्रू ने कराया था, तेज बहादुर सप्रू ने कराया था। ठीक है, तो मध्यस्थता किसने कराया था, तो तेज बहादुर सप्रू ने। गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है, और ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। मध्यस्थता इसका किसने कराया था, तो तेज बहादुर सप्रू ने करा रखा था। क्रिप्स मिशन की असफलता, तो भाई क्रिप्स मिशन याद रख लेना ये कब भारत आया, तो भारत आया था 23 मार्च को। हाँ, 23 मार्च को जो है भारत आया था आपका क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन में कितने मेंबर थे, तो याद रख लीजिएगा क्रिप्स मिशन में टोटल 3 मेंबर हुआ करते थे। क्रिप्स मिशन में कितने मेंबर, तो टोटल 3 मेंबर थे। कौन कौन थे, तो याद रख लीजिएगा आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। कौन थे, तो वही पहले एक मेंबर थे स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है पहले मेंबर थे। दूसरे मेंबर इसमें से पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस थे। और थर्ड मेंबर थे एवी अलेक्जेंडर। कौन थे, तो एवी अलेक्जेंडर थे आपके। तो 3 मेंबर जो है क्रिप्स मिशन में थे। और क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो 23 मार्च 1942 को जो है क्रिप्स मिशन जो है भारत आया था। और क्रिप्स मिशन में 3 मेंबर स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एंड एबी अलेक्जेंडर थे। अगर पूछ ले क्रिप्स मिशन की अध्यक्षता किसने करी है, तो अध्यक्ष क्रिप्स मिशन के थे पैथिक लॉरेंस। अध्यक्ष कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस। उसके बाद है दूसरे विश्व युद्ध के हानिकारक प्रभाव, तो दूसरा विश्व युद्ध, तो भाई दूसरा विश्व युद्ध कब देखने को मिला था, तो 1939 में आपको दूसरा विश्व युद्ध देखने को मिला था। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा आपके करेक्ट आंसर देखने को वही मिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। एंड भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी। तो हिंदी जो है भारत के संघ की क्या होगी, तो राजभाषा होगी। ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था। तो देखो ये क्या पूछा गया है, पहले तो यही बात याद रख लेना कि हिंदी
भारत के संघ की क्या होगी, तो राजभाषा होगी। हिंदी और इंग्लिश जो है भारत का राजभाषा है। राजभाषा कौन कौन सा है भाई, तो राजभाषा आपके भाग कितने में है, भाग पार्ट 17 में आता है राजभाषा। और राजभाषा कौन कौन सा है, तो हिंदी और इंग्लिश जो है भारत की राजभाषा है। हिंदी और इंग्लिश जो है ये भारत का राजभाषा है। हिंदी में भारत में जो है वही राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। अगर राष्ट्रभाषा बोल देगा तो वो आंसर गलत हो जाएगा आपका। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। और कौन सा है राजभाषा, तो हिंदी और इंग्लिश जो है भारत की राजभाषा है, जो कि भाग 17 में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी। ये कहाँ पर मेंशन किया गया है, तो सितंबर 1949 में मेंशन किया गया था इस बात को कि हिंदी जो है भारत की राजभाषा होगी। तो सितंबर 1949 मंथ के साथ याद रख लीजिएगा। ये किस समिति के द्वारा जो है निर्णित किया गया था कि हिंदी जो है भारत के संघ की राजभाषा होगी, तो याद कर लीजिएगा भाई। ये जो तय किया गया था, क्या यह प्रारूप समिति के द्वारा, क्या यह सर्वोच्च न्यायालय पर समिति द्वारा, क्या यह नियमता प्रक्रिया समिति द्वारा, और एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर मिलेगा भाई वो मिलेगा प्रारूप समिति, जिसे कि मसौदा समिति भी कहा जाता है। प्रारूप समिति को ही मसौदा समिति भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो मसौदा समिति भी कहा जाता है, और इसी को इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है, मसौदा समिति। तो प्रारूप समिति के द्वारा यह तय किया गया था कि हिंदी जो है भारत की राजभाषा होगी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रारूप समिति के आपके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष याद रख लीजिएगा भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन, तो BR अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन, तो BR अंबेडकर। इस प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर होते हैं टोटल, तो 7 मेंबर होते हैं टोटल, 7 मेंबर टोटल होते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी में। इसका मेन काम क्या था भाई, तो संविधान का रूपरेखा इन्होंने तैयार किया था। क्या किया था, तो संविधान का रूपरेखा इन्होंने तैयार किया था, रूपरेखा। तो संविधान का रूपरेखा किसने तैयार किया था, तो प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति के द्वारा तैयार किया गया था। इन बातों को आपको ध्यान में जरूर रख लेना है भाई। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, और यहाँ पर मैं भी जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ सभी आपके डिटेल डिस्कशन के साथ हो रहे हैं। इससे बाहर भाई कोई भी प्रश्न आपका नहीं जाने वाला है, तो अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा इन प्रश्नों को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व दल बदल की सटीक परिभाषा देना था। तो देखो 1970 से पूर्व जो है दल बदल की सटीक परिभाषा कौन देता था, ये पूछ रखा है आपसे। क्या वह मुदलियार समिति था, चौहान समिति था, हर्षद मेहता समिति था, एक से अधिक था, या फिर कोई नहीं था। तो भाई मुदलियार समिति तो होना नहीं है, इसका करेक्ट आंसर जाएगा चौहान समिति। कौन सा जाएगा, तो चौहान समिति जो है भाई ये दल बदल की जो है सटीक परिभाषा देता था। कौन देता था, तो चौहान समिति देता था दल बदल की सटीक परिभाषा। अगर आपसे पूछा जाए दल बदल के बारे में, तो दल बदल के बारे में आपको कुछ बात याद रख लेना है कि दल बदल कितने में है, तो दल बदल भाई आपके अनुसूची 10 में आता है। दल बदल अनुसूची 10 में जो है दल बदल की बात कही गई है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि दल बदल का अंतिम निर्णय कौन लेता है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि अगर आपको दल बदल करना है भाई, तो दल बदल का जो है अंतिम निर्णय कौन लेता है, तो ये सांसद का सभापति लेगा। कौन लेगा, तो सांसद का सभापति। तो दल बदल का अंतिम निर्णय कौन देता है, तो सांसद का सभापति देता है। ठीक है, दल बदल की परिभाषा कौन देता है, तो चौहान समिति जो है दल बदल की परिभाषा देता है। इसको भी याद रख लेना है आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान में दल बदल किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो याद रख लेना है 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 85 के द्वारा जो है संविधान में दल बदल जोड़ा गया, दल बदल जोड़ा गया। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जो है संविधान में दल बदल जोड़ा गया था। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। और दल बदल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रखा है। एक प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि संविधान में पहला संशोधन कौन सा हुआ था। तो पहला संविधान संशोधन अगर आपसे पूछ ले कि पहला संविधान संशोधन कौन सा है, संविधान में पहला संविधान संशोधन, यहाँ पर संविधान संशोधन एक डिस्कस किया है, तो इसलिए पहला भी जरूर याद रख लीजिए। तो पहला संविधान संशोधन कौन था, तो पहला संविधान संशोधन था भाई 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से जुड़ा हुआ था, भूमि सुधार से जुड़ा हुआ था। ठीक है,
तो ये पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से जुड़ा हुआ था, जो कि आपके 1951 में हुआ था। ठीक है, तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, जिसके तहत जो है 9वीं अनुसूची भूमि सुधार को जोड़ा गया था आपके। ठीक है, तो पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार से जुड़ा हुआ है, ध्यान रख लेना है आपको। बिहार सौर सिंचाई योजना निम्नलिखित में किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो भाई बिहार और सौर सिंचाई योजना, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रख लीजिएगा बिहार सौर सिंचाई योजना जो है ये 2008 में स्टार्ट हुआ था, 2008 में स्टार्ट हुआ था, ध्यान रख लेना है आपको भाई। नेक्स्ट, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन, तो भाई देखो दो ब्रॉड गेज, आपको रेलवे गेज के बारे में याद होना चाहिए। तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट है। देखो फ्रेंड्स, आपको रेल गोज 4 टाइप के याद रख लेने हैं। रेल गोज, तो रेल गोज मेनली 4 टाइप के होते हैं, और चारों के चारों टाइप आपको याद रख लेने हैं। पहला कौन सा हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज। और ये ब्रॉड गेज की लंबाई पूछ ले आपसे तो 1.676 मीटर। ठीक है, ब्रॉड गेज की रेलवे लाइन की लंबाई पूछे तो साइज पूछ ले तो 1.676 मीटर। आप इसका मतलब समझ रहे हैं, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन या फिर मीटर गोज रेलवे लाइन, इसका मतलब होता है कि दो पटरियों के बीच में जो गैप होता है वो गैप कितना होता है। तो ब्रॉड गेज अगर रेलवे लाइन की अगर साइज पूछ ले तो 1.676 मीटर का गैप होता है दो पटरियों के बीच में। अगर मीटर गोज की बात कर ली जाए, मीटर गोज की बात कर ली जाए तो 1 मीटर होता है दो पटरियों के बीच के साइज में। ठीक है, अगर आपसे स्टैंडर्ड गोज की बात कर ली जाए, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड गोज की बात कर ली जाए तो याद रख लीजिएगा 0.762 मीटर या फिर 0.610 मीटर होता है दो पटरियों के बीच की दूरी। अगर एक पूछा जाएगा मेट्रो गोज, तो मेट्रो गोज के आपकी जो रेलवे साइज होता है भाई, उसका जो लाइन का साइज होता है 1.435 मीटर होता है, 1.435 मीटर होता है। तो ये रेल गोज हो गए। तो ब्रॉड गेज पूछा है, ब्रॉड गोज पूछा है भाई, तो ब्रॉड गोज का याद रख लीजिएगा 176 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि ध्वनि ध्वनि जो आपका साउंड होता है, ध्वनि के मापन की इकाई। तो भाई देखो यूनिट पूछ रखा है, ध्वनि का यूनिट, और यूनिट से एक प्रश्न आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, प्रश्न पूछ लेगा। तो ध्वनि के मापन की इकाई अगर पूछा जाए तो ध्वनि के मापन की इकाई क्या दोगे आप लोग, बताओ तो? एम्पियर, वोल्ट, वाट, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ध्वनि का मापन का इकाई ना तो एम्पियर है, ना ही वोल्ट है, ना ही वाट है। तो भाई ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, कोई नहीं, यहाँ पर करेक्ट आंसर कोई नहीं है, मतलब कोई भी नहीं। तो ध्वनि की इकाई जो है वो साउंड की जो यूनिट होती है वो एक्चुअली होता क्या है, तो साउंड का यूनिट जो होता है भाई वो होता है, साउंड का यूनिट होता है डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल, जिसे कि भाई शॉर्ट में आप डीबी भी कहते हो। तो डेसिबल है साउंड का यूनिट। अगर फ्रीक्वेंसी पूछ ले कि साउंड का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, साउंड का फ्रीक्वेंसी, तो याद रख लीजिएगा साउंड का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है साउंड का फ्रीक्वेंसी। अगर एम्पियर की बात करी गई है तो एम्पियर याद रख लीजिएगा भाई, एम्पियर जो है आपका करंट का ऐसा यूनिट है, करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर है, करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर है। वोल्ट किसका है? तो वोल्ट याद रख लीजिएगा पोटेंशियल डिफरेंस का है, पोटेंशियल डिफरेंस का है आपका वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है भाई? तो पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट हो जाता है। पोटेंशियल क्या हो जाता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट हो जाता है। एंड वाट किसका हो जाता है? तो वाट याद रख लीजिएगा पावर का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, तो वाट हो जाता है। तो याद रख लेना है, सभी के सभी ऐसा यूनिट आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 है जो ये देश को बनाता है। तो भाई देखो अनुच्छेद 1 देश को क्या बनाता है, तो इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न आपके लिए, यहां से प्रश्न पूछ लेगा आपके, अनुच्छेद से प्रश्न जरूर देगा, कंफर्म है कि अनुच्छेद से एक प्रश्न जरूर पूछ लेगा आपसे, इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद आपके लिए, ध्यान में रख लीजिएगा, ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ। तो देखो भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाता है भारत को, या फिर एक गणराज्य बनाता है, एक संघ बनाता है, एक से अधिक या कोई नहीं। तो ध्यान में रख लेना भाई,
अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत एक क्या है, राज्यों का संघ है, तो इसे एक संघ बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, ध्यान में रख लेना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। भारत अनुच्छेद 1 कहता है भारत एक राज्यों का भाई क्या है, तो संघ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एक संघ बनाता है, एक गणराज्य नहीं होगा, एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं होगा, ध्यान रख लेना है। ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी, तो देखो ब्रिटिश शासन के दौरान जो है दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी, तो ध्यान रख लीजिएगा, एलिजाबेथ ने नहीं, जॉर्ज पंचम ने इसका नींव रखा था। दिल्ली राजधानी का नींव किसने रखा था, तो जॉर्ज पंचम ने रखा था। और कब रखा था, तो 1911 में रखा था दिल्ली राजधानी का नींव, 1911 में। तो ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी का नींव किसने रखा, तो जॉर्ज पंचम ने 1911 में। अब यहां से आप लोग एक बात जरूर याद रख लेना भाई, कि ये जो आपका आंसर है वो तो जॉर्ज पंचम होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से एक बात याद रख लेना आप लोग, दिल्ली दरबार, यहां से एक बात याद रख लेना आप लोग, दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार। तो भाई दिल्ली दरबार क्यों होता था, तो जब भी ब्रिटिश में राजा चेंज होते थे, वहां का जो राजा है वो चेंज होता था, तो भारत में एक आयोजन किया जाता था भोज का, वही दिल्ली दरबार होता था। तो जब भी ब्रिटिश में राजा जो चेंज होते थे, तो भारत में एक भोज का आयोजन किया जाता था भाई, वो दिल्ली दरबार होता था, उसे दिल्ली दरबार कहते थे। और देखो 1911 में पहली बार जो है भारत में दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था। कब हुआ था, तो 1911 में जो है पहली बार पहली बार पहली बार क्या हुआ था, तो भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। पहली बार भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, तो इसमें जो है भारत कौन आए थे, तो भारत आए थे जॉर्ज पंचम और राजा रानी मेरी। कौन आए, तो भारत आए जॉर्ज पंचम, जो वहां के राजा थे जॉर्ज पंचम और रानी मेरी। तो जॉर्ज पंचम और रानी मेरी जो है भारत आए थे इस दिल्ली दरबार में, 1911 के दिल्ली दरबार में। इस समय वायसराय कौन था, जब 1911 का दिल्ली दरबार हो रहा था, तो वायसराय पूछ लेगा कौन था, तो ये वायसराय हार्डिंग द्वितीय थे, हार्डिंग द्वितीय थे भारत के वायसराय। तो जो भारत में पहली बार दिल्ली दरबार कब हुआ है भाई, तो भारत में पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में हुआ था। और इस टाइम पे जो है भारत जो है जॉर्ज पंचम और रानी मेरी आई थी, और इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय से, ठीक है। इसी दिल्ली दरबार में 3 डिसीजन लिया गया। क्या लिया गया, तो 3 डिसीजन लिया गया। क्या क्या डिसीजन था, तो पहला डिसीजन था तो कि बिहार को बंगाल से अलग होगा। क्या किया जाएगा, बिहार को बंगाल से अलग किया जाएगा, बिहार को बंगाल से अलग किया जाएगा, ये डिसीजन लिया गया। और ये डिसीजन कब लिया गया था भाई, तो 1911 में डिसीजन लिया गया, लेकिन 22 मार्च 1912 को जो है ये लागू हुआ, 22 मार्च 1912 को लागू हुआ, और बंगाल जो है बिहार से अलग हो गया, ठीक है। तो 22 मार्च 1912 को लागू हुआ, जो बंगाल जो है बिहार से अलग हो गया। 1911 में डिसीजन लिया गया था, लेकिन लागू 1912 में हुआ है, ठीक है। दूसरा डिसीजन लिया गया था कि राजधानी को कोलकाता से दिल्ली किया जाएगा, राजधानी को कोलकाता से दिल्ली किया जाएगा, कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा। और ये भी डिसीजन 1911 में लिया गया था, घोषणा जो है 1911 में, लेकिन लागू कब हुआ, तो 1912 में लागू हुआ था, ठीक है। तो घोषणा जो हुआ था, डिसीजन जो लिया गया था 1911 में, बट लागू 1912 में किया गया। तो दो तरह से प्रश्न पूछेंगे, अगर घोषणा पूछ लेगा डिसीजन तो 1911 में, लेकिन लागू पूछ लेगा तो लागू 1912 में हुआ है। राजधानी को दिल्ली किया गया है 1912 में, बिहार को बंगाल से अलग किया गया है 1912 में 22 मार्च को। उसके बाद एक डिसीजन लिया गया था कि बंगाल विभाजन रद्द किया जाएगा, तो बंगाल विभाजन रद्द किया जाएगा, रद्द किया जाएगा। और ये सभी के सभी डिसीजन जो है 1911 में लिए गए थे। और इस समय वायसराय कौन था, तो हार्डिंग द्वितीय वायसराय हो जाते हैं। तो भाई देखो दिल्ली दरबार, जहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में फिक्स रहता है, आपके एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला आपके एग्जाम के लिए। तो एक क्वेश्चन फिक्स रहता है दिल्ली दरबार से, और दिल्ली दरबार का तो पूरा का पूरा मैंने क्वेश्चन ही यहाँ पर आपको करा रखा है। तो अब दिल्ली दरबार से कोई भी प्रश्न आएगा तो छूटना तो नहीं है भाई, और उम्मीद भी नहीं है कि छूटेगा, इससे बाहर तो कुछ जाना नहीं है। तो अच्छे से आप लोग सॉल्व करके आओगे, ये मेरा पूरा भरोसा है, 100% भरोसा है कि अच्छे से तुम लोग इसे डील करके ही आने वाले हो एग्जाम में, इसको तो फोड़ के आना है भाई। तो अब चलिए फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। तो देख लो यहाँ पर गांधी जी की बात हो गई, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे भाई, ये फिरोज शाह मेहता थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु फिरोज शाह मेहता नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले जो हो जाते हैं, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु हो जाते हैं, ठीक है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन, तो गोपाल कृष्ण
गोखले। गांधी जी वही शख्स हैं, गांधी जी वही शख्स हैं भाई जिन्होंने 1917 के चंपारण में भाग लिया था। गांधी जी क्या किए थे, तो 1917 के चंपारण में भाग लिए थे और इन्होंने नील आंदोलन में जो है भाग लेकर के वहां पे जो है सॉल्यूशन दिया था। गांधी जी असहयोग आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, गांधी जी असहयोग आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। गांधी जी ने 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करी थी। किसकी, तो नेटाल इंडिया कांग्रेस, नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने करी है। ठीक है। गांधी जी के बचपन का नाम क्या था, तो मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के बचपन का नाम कहता हूँ यार, गांधी जी का पूरा नाम क्या था, तो मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम क्या था, तो मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता जो थे क्या थे, तो भाई एक दीवान हुआ करते थे अंग्रेजों के यहाँ, अंग्रेजों के यहाँ दीवान हुआ करते थे। इनके पापा, जो पापा थे वो अंग्रेजों के यहाँ दीवान थे। ठीक है, मतलब टैक्स वसूल करते थे। ठीक है, इस बात को याद रख लीजिएगा। गांधी जी के कितने पुत्र थे, तो 4 पुत्र थे गांधी जी के। कौन कौन, हरिलाल, मनीलाल, देवदास और एक थे हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। और एक इनके दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र का मतलब समझ रहे हो, दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ बेटा। और दत्तक पुत्र कौन थे, तो जमुना लाल बजाज, जमुना लाल बजाज। गांधी जी के एक दत्तक पुत्र जमुना लाल बजाज, ये सब अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। गांधी जी के एक दत्तक पुत्र जमुना लाल बजाज थे। गांधी जी की पत्रिका याद रख लीजिएगा, हरिजन, हरिजन, नवजीवन, नवजीवन, यंग इंडिया, यंग इंडिया, यंग इंडिया, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सप्त महाव्रत, सप्त महाव्रत, सप्त महाव्रत। और एक शब्द हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सप्त महाव्रत, ये सभी क्या थे, तो भाई गांधी जी के आपके मैगजीन्स थे। ठीक है। उसके बाद गांधी जी से एक याद रख लेना, इन्होंने हरिजन सेवक संघ की भी स्थापना करी थी। हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ का भी इन्होंने स्थापना किया था। कब, तो सितंबर 1932 में, सितंबर 1932 में जो है गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ का भी स्थापना किया है। तो ये सभी बात गांधी जी से जुड़ा हुआ आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बायोगैस, जो आपका बायोगैस होता है या गोबर गैस होता है, उसका प्रमुख घटक आपसे पूछ रखा है कि घटक कंपोनेंट क्या क्या होता है। तो मीथेन, तो बायोगैस का प्रमुख घटक पूछा है, तो भाई यहाँ पर मीथेन जो ही ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, मीथेन। अब देख लो, जितने भी नेचुरल टाइप की गैस होंगे, जितने भी नेचुरल गैस होंगे, प्राकृतिक गैस होंगे, जितने भी नेचुरल गैस होंगे, चाहे वो एलएनजी हो, लिक्विफाइड नेचुरल गैस हो, सीएनजी हो, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस हो, उसके बाद पीएनजी हो, पाइप्ड नेचुरल गैस हो, जितने भी नेचुरल गैस होंगे सभी में सभी जो है मेन गैस क्या होगा, तो मेन गैस मीथेन होगा। तो जितने भी नेचुरल गैस आएंगे भाई, जितने भी नेचुरल गैस रहेंगे, प्राकृतिक गैस रहेंगे, सभी में मेन गैस मीथेन लगाना है आपको आंसर। तो एक बात ये याद रख लीजिएगा कि जितने भी मेन गैस रहेंगे सभी में क्या होगा, जितने भी नेचुरल गैस रहेंगे सभी में मेन गैस क्या होगा, तो मीथेन होगा। ये आप लोगों को मैंने एक ट्रिक बताया है जिसके आप लोग हेल्प से जो है अपने क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा, एंड हमारा यहाँ पे प्रश्न आ जाता है, 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो देखो 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने की है। तो देखो 1885, तो भाई 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने करी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और ऐसा प्रश्न तो भाई आपके एग्जाम में जरूर पूछ ही लेता है। तो 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, और यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को हर बार मिल रहा है, इस टाइप का प्रश्न, अध्यक्ष वाला। ठीक है, तो स्थापना किसने की है 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना। तो क्या वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो भाई देखो, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना ना तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है, ना ही दादा भाई नौरोजी ने किया है, ना ही सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया है। मतलब ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट हियर, कोई भी नहीं यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो इसका स्थापना किसने किया है, तो कांग्रेस का स्थापना जो किया है वो ए.ओ. ह्यूम ने करा है। किसने, तो ए.ओ. ह्यूम ने करा है, ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम ने जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना किया है। अगर पूछ ले कि आपके 1885 वाले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के,
देखो इसका स्थापना कब किया गया है, तो 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस का स्थापना किया गया। 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस का स्थापना किया गया एओयूम के द्वारा। अगर पूछा जाए कि आपसे 1885 के अधिवेशन वाले के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष याद रख लीजिएगा WC बनर्जी, वैमोश चंद बनर्जी जो थे 1885 कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष थे। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो आपका 1885 वाला अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो देखो इसका जो प्रस्तावित स्थान था, मतलब जहाँ ये होना था प्रस्तावित स्थान, तो प्रस्तावित था ये कहाँ पर, तो प्रस्तावित था ये पूना में। ठीक है, तो पुणे में ये प्रस्तावित था, लेकिन ये हुआ कहाँ, तो लेकिन ये हुआ था आपके बंबई के गोकुलदास तेज प्रताप महाविद्यालय में। कहाँ पर, तो बंबई के गोकुलदास तेज प्रताप महाविद्यालय में, गोकुल दास तेज प्रताप महाविद्यालय में। तो क्यों यहां पर हुआ, तो देखो ये प्रस्तावित था पुणे में होने का ये अधिवेशन, बट जो है पुणे में प्लेग महामारी फैल गया था, इसके वजह से ये अधिवेशन जो है बंबई के गोकुलदास तेज प्रताप महाविद्यालय में आयोजित किया गया। ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इस अधिवेशन 1885 वाले अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। 72 मेंबर ने 1885 वाले अधिवेशन में भाग लिया था। इसमें बिहार से कोई थे क्या, तो बिहार से जो भाई बिहार से एक भी मेंबर नहीं थे, बिहार से कोई भी मेंबर नहीं थे। हालांकि 1886 वाला जो अधिवेशन हुआ था, 1886 वाला अधिवेशन जो हुआ था उसमें बिहार से 2 मेंबर थे। ठीक है, तो बिहार में 2 मेंबर थे 1886 वाले अधिवेशन में, इस बात को भी ध्यान में रख लीजिएगा। 1885 वाले अधिवेशन में जो है 9 प्रस्ताव को पारित किया गया था। 9 प्रस्ताव। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि 1885 वाले अधिवेशन में कितने प्रस्ताव को पारित किया गया, तो 9 प्रस्ताव को पारित किया। और 9 प्रस्ताव को पारित होने के बाद दादा भाई नौरोजी ने एक प्रस्ताव रखा कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस किया जाए। 9 प्रस्ताव पारित होने के बाद दादा भाई नौरोजी ने एक बात रखा कि जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है उसका नाम बदल के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस किया जाए। तो देखो इस जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस है इसे पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता है, लेकिन 1885 वाले अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने इस बात को रखा कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस जो है भाई, जो अभी भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता है, उसका नाम बदल के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस किया जाए। ये दादा भाई नौरोजी का डिमांड था और इस डिमांड को पूरा भी किया गया था। ठीक है, और 28 दिसंबर 1885 को जो है इसी तहत जो है कांग्रेस का गठन किया गया था। इस बात को ध्यान में जरूर रख लीजिएगा आप लोग। तो वही देख लो, यहाँ पर मैंने आपसे जो है 1885 का पूरा ही क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर दिया। इससे बाहर तो वही कुछ भी जाना नहीं है, जो भी आएगा यहीं से आएगा। अब देखो मैं थोड़ा यहाँ पर आपसे ऑप्शन भी यहाँ पर डील कर लिए लेता हूँ अभी। अब गोपाल कृष्ण गोखले की बात हुई है, तो गोपाल कृष्ण गोखले की एक पत्रिका याद जरूर रख लीजिएगा कि इसका एक पत्रिका का नाम है सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले की एक पत्रिका का नाम है। इन्होंने जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना करी है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करी है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने करी है। कब, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में करी है। ठीक है, अगर नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग कि दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी की एक पत्रिका है जो है रफ्त गुफ्तार है, रफ्त गुफ्तार। तो दादा भाई नौरोजी की एक पत्रिका राफ्त गुफ्तार याद रख लीजिएगा। और दादा भाई नौरोजी की एक पत्रिका राफ्त गुफ्तार जो कि गुजराती पत्रिका थी, गुजराती भाषा में लिखी गई पत्रिका थी राफ्त गुफ्तार। सुरेंद्र नाथ बनर्जी से याद रख लीजिएगा, इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी है। एसोसिएशन की स्थापना 1876 में करी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इन्होंने जो है एक बंगाली पत्रिका भी लिखा था। क्या लिखा था, तो बंगाली पत्रिका भी लिखा था दादा भाई सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो बंगाली पत्रिका सुरेंद्र नाथ बनर्जी से जुड़ा हुआ है। और इन्होंने एक इंडियन एसोसिएशन की भी स्थापना करी है 1876 में। जरा एक बार डेट जरूर चेक कर लीजिएगा कि 1876 करेक्ट है या फिर मैं कुछ बोलने में मिस्टेक कर रहा हूँ, एक बार चेक जरूर कर लेना आप लोग भी। चलिए फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, लंदन में क्या पूछा गया है, लंदन में कर्जन वाली की हत्या किसने की। तो देखो लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या किसने करी थी, तो उधम सिंह ने नहीं भाई। उधम सिंह ने तो भाई ये उधम सिंह ने किसका, तो जनरल ओ डायर की हत्या करी है। जनरल ओ डायर की हत्या कहाँ पर, तो जनरल ओ डायर की हत्या जो है ये लंदन में किया है इन्होंने, लंदन में। तो उधम सिंह ने जनरल ओ डायर की हत्या करी है लंदन में। और ये ओ डायर वही शख्स है जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया था।
तो भाई जनरल डायर वही शख्स है जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया था, और इसने ही जो है गोली चलाने का आदेश दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया था और इसने ही गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, बट उसी में एक बच्चा था उधम सिंह जो कि बच गया था, और इसने 1940 में जाकर के लंदन में 1940 में जाकर के लंदन में जनरल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। तो 1940 में लंदन में जनरल ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने करी है। इस बात को ध्यान रख लियो आप लोग, ठीक है, क्लियर है इतना बात। मदन लाल ढींगरा जो है लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या से जुड़े हुए हैं। मदन लाल ढींगरा ने किसका हत्या करा है? तो सर कर्जन वाइली का हत्या मदन लाल ढींगरा ने करा है। क्लियर है इतना भाई आप लोगों का बात। चलिए फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? तो देखो टंगस्टन का प्रयोग किस में करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और टंगस्टन का प्रयोग जो है विद्युत बल्ब, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर आपको करेक्ट देखने को मिल रहा है। विद्युत बल्ब में जो है टंगस्टन का प्रयोग करा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, ठीक है, कोई डाउट ही नहीं है यहाँ पर। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु, तो देखो रेगिस्तान में पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जंतु पूछ रखा है आपसे, प्लांट नहीं पूछा है भाई, पौधा नहीं पूछा है। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु, तो जंतु क्या कहलाते हैं? तो जंतु याद रख लीजिएगा डेजर्टिमेलिया। तो बहुत सारे तो यही आंसर करके आएंगे कि डेजर्टिमेलिया, बट ये गलत हो जाएगा। डिजर्टिमल्स, तो डिजर्टिमल्स भी नहीं होगा, ये भी आपका गलत हो जाना है। डिजर्टिकोलस, डिजर्टिकोलस जो होता है भाई वो रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु को डिजर्टी कोलस कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये आपके रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधा को क्या कहा जाता है, तो रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधा को ज़ेरोफाइट्स कहा जाता है। ज़ेरोफाइट्स कहा जाता है। रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधा को क्या कहते हैं? तो ज़ेरोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कि नमकीन मिट्टी में पाए जाने वाले पौधा को क्या कहते हैं, नमकीन मिट्टी में, तो याद रख लीजिएगा हेलोफाइट्स कहा जाता है। हेलोफाइट्स कहा जाता है। नमकीन मिट्टी में क्या कहा जाता है? तो हेलोफाइट्स कहा जाता है। नमकीन मिट्टी में पाए जाने वाले पौधा को हेलोफाइट्स कहते हैं। और यहाँ पर क्या आपको बता देना चाहिए, तो रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधा ज़ेरोफाइट्स, नमकीन मिट्टी में पाए जाने वाले पौधा को हेलोफाइट्स कहा जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में जरूर रख लेना है। वाहन के साइड में ट्रैफिक देखने के लिए, तो देखो यहाँ क्या पूछ रखा है, वाहन के साइड में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रतिबिंब का उपयोग करते हैं? तो भाई वाहन के साइड में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रतिबिंब का उपयोग किया जाता है? तो याद रख लीजिएगा, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, समतल लेंस का, एक से अधिक का, या फिर कोई नहीं। तो वाहन के साइड में पूछा है, तो वाहन के साइड में भाई आप लोग किसका, तो उत्तल लेंस कन्वेक्स मिरर का यूज करोगे। किसका? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होगा, उत्तल लेंस कन्वेक्स मिरर का आप लोग यूज करोगे। अब देखो यहाँ पर मैं आपको कनकेव और कनकेवेक्स दोनों के बारे में डिस्कस कर ही देता हूँ। कनकेव और यहाँ पे कन्वेक्स। कनकेव हो गया क्या, तो कनकेव हो गया अवतल, अवतल दर्पण, और कन्वेक्स हो गया उत्तल दर्पण। तो कनकेव हो गया अवतल दर्पण और कन्वेक्स हो गया भाई उत्तल दर्पण, ठीक है। अब देखो कनकेव और कन्वेक्स से याद आपको क्या रख लेना है? पहली बात तो याद रख लेना कि कनकेव मिरर में टोटल 6 इमेज बनता है। कितना? तो कनकेव मिरर में टोटल कितना इमेज, तो टोटल 6 इमेज बनता है। और टोटल जो 6 इमेज बनता है, जिसमें से 5 इमेज जो है भाई, 5 इमेज क्या बनते हैं, तो 5 इमेज तो रियल और इन्वर्टेड बनते हैं। क्या बनते हैं? तो रियल और इन्वर्टेड बनते हैं। 5 इमेज तो रियल और इन्वर्टेड बनते हैं, जबकि एक इमेज जो है, एक इमेज जो है वो क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। एक इमेज क्या बनेगा, तो वर्चुअल बनेगा। और वो वर्चुअल इमेज कब बनेगा, तो जब किसी भी चीज को पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा, तब पोल एंड फोकस के बीच में रखने पर, के बीच में रखने पर, तो एक इमेज जो है वर्चुअल बनेगा। और वो कब बनेगा, तो जब पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा, तब वो एक इमेज जो है वर्चुअल बनता है। तो टोटल 6 इमेज, 6 इमेज में से 5 जो है रियल और इन्वर्टेड बनते हैं। रियल जब भी इमेज बनेगा तो वो इन्वर्टेड भी होगा किसी भी हाल में। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वास्तविक जो होगा वो हमेशा उल्टा रहेगा। वास्तविक जो होगा वो हमेशा उल्टा रहेगा। और एक इमेज जो है भाई कनकेव मिरर में, वो हमेशा वर्चुअल बनेगा, जो कि पोल और फोकस के बीच में रखने पर बनता है। आई होप इतना दूर क्लियर हो गया होगा। इसके लिए मैं एक आपको ट्रिक दे देता हूँ कनकेव मिरर के लिए। तो देखो जैसे कि कनकेव मिरर में देखो डिजिट कितना है भाई, तो आपके अल्फाबेट यहाँ पर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, कनकेव में 7 है, 7। और यहाँ कन्वेक्स में कितना है, 2 4 6, 6 है यहाँ पर, ठीक है। आप इसमें अल्फाबेट देख लिए कितना है भाई, तो 7 है कनकेव में, 6 है कन्वेक्स में। तो कनकेव को बड़ा मान के चलो,
तो जिसका नाम बड़ा है उसका काम छोटा होगा, जिसका नाम बड़ा है उसका काम छोटा होगा, मतलब क्या छोटा होगा, मतलब कि इमेज को बड़ा करके दिखाएगा। नाम बड़ा काम छोटा, काम छोटा का मतलब कि इमेज को वो बड़ा करके दिखाएगा, इस तरह से ध्यान में रख लेना। तो जितने भी आपके डेंटिस्ट जो होते हैं, डेंटिस्ट, ये सभी क्या है, इन सभी के पास जो है कनकेव मिरर होता है, मतलब कि नाम बड़ा काम छोटा, मतलब छोटा, छोटा काम छोटा का मतलब काम छोटा वो नहीं, थोड़ा सा सोचो भाई, इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो कि काम छोटा मतलब कि वो इमेज को बड़ा करके दिखाएगा, छोटा है लेकिन वो इमेज को बड़ा करके दिखाता है। इस तरह से दिमाग में सेट कीजिए कॉन्सेप्ट को, इजिली याद रहेगा। अब देखो कन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो भाई कन्वेक्स मिरर क्या है, तो ये कन्वेक्स मिरर हमेशा उल्टा होगा, क्या होगा, तो हमेशा उल्टा होगा भाई, वर्चुअल होगा, हमेशा क्या होगा, आभासी होगा, वर्चुअल होगा, और वर्चुअल होगा तो वो कैसा होगा, इरेक्ट होगा, इरेक्ट मतलब सीधा, वर्चुअल और इरेक्ट। कन्वेक्स मिरर जो है हमेशा जो है वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल मतलब आभासी, और आभासी जो भी होगा वो हमेशा का हमेशा सीधा होगा, आभासी हमेशा सीधा बनता है इमेज, ध्यान में रख लीजिएगा। नोट करके एक बात आप लोग जरूर ध्यान में रख लीजिएगा, नोट करके एक बात लिख लो आप लोग नोट में, नोट करके एक बात जरूर लिख लेना आप लोग यहाँ पर। नोट में क्या लिख लेना है कि समतल, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण हमेशा आभासी इमेज देगा। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो होता है वो हमेशा कैसा इमेज देगा, तो आभासी इमेज देगा। आभासी मतलब वर्चुअल इमेज देगा, और वर्चुअल जब देगा तो वर्चुअल मतलब देगा, तो वर्चुअल का मतलब है कि वो इरेक्ट भी होगा। तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण हमेशा आभासी इमेज देगा और इरेक्ट इमेज देगा, ध्यान में रख लीजिएगा नोट करके, ऐसा प्रश्न पूछ लेगा आपसे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के व्यू से बनता है, यहां से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है आपके टीआरई 4 में। ब्रह्म समाज, तो भाई देखो ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। तो ब्रह्म समाज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने पूछ रखा है आपसे, ब्रह्म समाज के बारे में। तो ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज अच्छे से डिस्कस कर दियो आप लोग कि ब्रह्म समाज का जो प्रभाव था वो कहाँ तक सीमित था, दोनों ग्रामीण और शहरी शिक्षित वर्ग में। तो देखो दोनों ग्रामीण और शहरी शिक्षित वर्ग में नहीं था, ये शहरी शिक्षित वर्ग में शामिल था, ठीक है। तो शहरी शिक्षित वर्ग सीमित ब्रह्म समाज का प्रभाव। देखो अब एक्चुअली जो है ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है, तो 1828 में। किसने इसका स्थापना किया है, तो याद रख लीजिएगा राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना करी है 1828 में, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय ने जो है 1815 में आत्मीय सभा का भी स्थापना करा है, आत्मीय सभा का भी स्थापना करा है। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना करा है। मैं अभी सारा राजा राम मोहन राय यहाँ पर आपका खत्म कर दूंगा। 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय ने। 1817 में हिंदू कॉलेज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने, हिंदू कॉलेज का स्थापना किसने किया है, राजा राम मोहन राय ने। 1825 में वेदांत कॉलेज का स्थापना किया है राजा राम मोहन राय ने, वेदांत कॉलेज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1825 में। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, राजा की उपाधि, तो याद रख लीजिएगा राजा की उपाधि जो है राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने दिया है। किसने दिया है, तो अकबर सेकेंड ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दे रखी है, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी है, तो अकबर सेकेंड ने दिया है। राजा राम मोहन रॉय की पत्रिका आप लोग याद रख लीजिएगा, पत्रिका कौन कौन सा है, तो पत्रिका याद रख लेना है संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार। तो राजा राम मोहन राय का पत्रिका संवाद कौमुदी जो कि आपके बांग्ला भाषा में लिखा जाता था, किस भाषा में, तो बांग्ला भाषा में लिखा जाता था, और मिरातुल अखबार जो कि फारसी भाषा में लिखा जाता था। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार ये दो राजा राम मोहन राय की पत्रिका मैगजीन है, संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा, मिरातुल अखबार फारसी भाषा। तो राजा राम मोहन राय से जितने भी प्रश्न भाई बन सकते हैं आपके एग्जाम के व्यू से, सभी मैंने यहाँ डिस्कस कर रखा है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, कंफर्म रह लेना आप लोग, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, उल्टा और सीधा पिरामिड पाया जाता है। तो देखो भाई उल्टा और सीधा पिरामिड, पिरामिड, ठीक है। तो उल्टा और सीधा पिरामिड, पहली बात यही याद रख लेना कि पिरामिड की अवधारणा किसने दी है, तो चार्ल्स एल्टन ने जो है पिरामिड का अवधारणा दिया था, चार्ल्स एल्टन, चार्ल्स एल्टन ने क्या दिया था, तो पिरामिड का अवधारणा दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसका कॉन्सेप्ट जो दिया है भाई
वो चार्ल्स एल्टन ने दिया है कॉन्सेप्ट पिरामिड का। ठीक है, पिरामिड का अवधारणा चार्ल्स एल्टन ने दिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि उल्टा और सीधा पिरामिड पाया जाता है तो ऊर्जा का पिरामिड, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा का हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा का हमेशा क्या होता है, तो सीधा होता है, कभी भी ये उल्टा नहीं होता। और यहाँ उल्टा और सीधा पिरामिड पूछ रखा है, तो उल्टा और सीधा जो है वो संख्या का पिरामिड होगा और जीव द्रव्य का पिरामिड होगा, एक से अधिक होगा या फिर कोई नहीं। तो देखो जो यहाँ पर उल्टा और सीधा पिरामिड होता है वो भाई संख्या का पिरामिड भी होता है और जीव द्रव्य का पिरामिड भी होता है। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए डी इज करेक्ट हियर, एक से अधिक। तो संख्या का पिरामिड और जीव द्रव्य या जैव द्रव्य का पिरामिड जो है हमेशा जो है उल्टा और सीधा पिरामिड बनाता है आपका। तो इसीलिए ये दोनों यहाँ पर करेक्ट आंसर है, तो एक से अधिक यहाँ आंसर देखने को मिल रहा है। अगर आपसे पूछ ले कि पेड़ का पिरामिड कैसा होता है, तो पेड़ का पिरामिड याद रख लीजिएगा, पेड़ का पिरामिड हमेशा का हमेशा उल्टा होगा, उल्टा होगा। और अगर आपसे घास के मैदान का पूछ ले पिरामिड, तो घास के मैदान का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। तो पेड़ का पिरामिड हमेशा उल्टा और घास के मैदान का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ये यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लेना है आपके एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर मैं चलता हूँ आपके दूसरे प्रश्न में, एक सेकेंड आप लोग वेट कर लेना थोड़ा। हाँ। अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सूखी बर्फ है तो भाई ड्राई आइस, ये कल मैंने डिस्कस भी आपसे करा था। और कल जो है मैंने इसके बारे में पूरा का पूरा जो है केमिकल नेम भी डिस्कस कर रखा है, जितने भी हो सकते हैं। तो आज मैं पूरा केमिकल नेम यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, इससे कल वाले क्लास में, कल जो 27/6 वाला क्लास है, 27 तारीख 6ठा महीना 27/6 वाला क्लास है, उसमें मैंने जो है सभी के सभी आपके केमिकल नेम के बारे में डिस्कस कर रखा है। तो ये भी एक केमिकल नेम से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो कल मैंने डिस्कस कर रखा है, इसीलिए मैं इस पर आज ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, डायरेक्ट आंसर पे आऊंगा, क्योंकि कल मैंने इस सेम चीज़ को डिस्कस किया है, तो आज मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। तो सूखी बर्फ है, तो भाई सूखी बर्फ जो आपका है वो ड्राई आइस किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट देखने को मिल रहा है आपके लिए। क्विक लाइन जो है भाई CaO क्विक लाइन है यहाँ पर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, क्या पूछ रखा है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ये क्वेश्चन आपके TRE 3 के री एग्जाम में पूछ रखा था, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि TRE 3 के री एग्जाम में पूछ रखा था कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं पूछा है, नहीं को ध्यान में रख लीजिएगा आपने बीपीएससी एग्जाम के लिए। तो पूछा है एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ये पूछा है। तो देखो अंतःस्रावी नहीं है, देखो यहाँ पर जो पिट्यूटरी दिया गया है भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड तो एक भाई अंतःस्रावी ग्रंथि है। लेक्रिमल जो होता है भाई, जो लेक्रिमल अश्रु ग्रंथि, आंसू निकलने वाला ग्रंथि है, वो लेक्रिमल ग्रंथि जो है आपका एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो लेक्रिमल ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि यहाँ पर नहीं है। थायराइड ग्लैंड जो है भाई, ये थायराइड ग्लैंड तो आपका एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो लेक्टिमल ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट देखने को आपको मिल रहा है। मैं आपसे यहाँ पर जो है ना डिस्कस कर लेता हूँ एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में, एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में, और एक तरफ कर लेता हूँ डिस्कस एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एंडोक्राइन, एंडोक्राइन का मतलब हुआ अंतःस्रावी और एक्सोक्राइन का मतलब हुआ बाह्यस्रावी। एक्सोक्राइन बाह्यस्रावी, एंडोक्राइन अंतःस्रावी। तो एक्सोक्राइन का पहले याद रख लेना, जो ये वाला एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है भाई, वो डक्ट ग्लैंड होता है। इसमें डक्ट जो होते हैं क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो डक्ट क्या होते हैं, तो प्रेजेंट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होते हैं, तो डक्ट प्रेजेंट होते हैं। ये सीक्रेट क्या करता है भाई, तो सीक्रेट क्या करता है, तो याद रख लीजिएगा एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है एंजाइम सीक्रेट करते हैं। क्या करते हैं, तो एंजाइम सीक्रेट करते हैं। ठीक है, तो एंजाइम निकालते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। हालांकि जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड है भाई, वो यहाँ पर डक्टलेस ग्लैंड हो जाते हैं, डक्टलेस ग्लैंड, इनमें डक्ट अब्सेंट होते हैं, तो इसीलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड को। और ये सीक्रेट क्या करते हैं, तो ये सीक्रेट हार्मोन करते हैं। क्या करते हैं, तो हार्मोन सीक्रेट किया जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, हार्मोन सीक्रेट करा जाता है।
एक्सोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन से आ जाएंगे, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में पूछा गया है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में याद रख लीजिएगा आपके जो सलेवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड जो आपका लार वगैरह निकलता है, तो सलाइवरी ग्लैंड जो है एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड जो है आपका जिससे पसीना निकलता है भाई, स्वेट ग्लैंड भी आपका एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। दूसरा आप लोग का लैक्रिमल ग्लैंड जो है, लैक्रिमल ग्लैंड जो अश्रु ग्रंथि है, वो भी एक आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है। दूसरा याद रखिए जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, वो भी आपका क्या है, थायराइड कहता हूँ यार, लीवर। थायराइड तो आपका इसमें आ जाएगा ना, एंडोक्राइन में आ जाएगा, अच्छा नहीं, तो एक्सोक्राइन यहाँ लिख रहा हूँ, तो थायराइड यहाँ नहीं आएगा। थायराइड जो आपका आ जाएगा वो एंडोक्राइन आ जाएगा। लैक्रिमल के बाद क्या याद रख लेना है, हाँ एक याद रख लेना है आपको, लीवर। लीवर जो है आपका एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और ये शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है लीवर, याद रख लेना है आपको। अब एंडोक्राइन ग्लैंड में याद रख लेना क्या क्या आएगा, तो एंडोक्राइन ग्लैंड में तो पहला याद रख लेना है जो है टेस्टिस जो होते हैं, टेस्टिस। तो टेस्टिस जो है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है। ओवेरी जो है आपका एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। उसके बाद आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपका एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड जो है भाई, थायराइड ग्लैंड जो है वो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है। और एक याद रख लीजिएगा जो पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड वो भी आपका एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन क्लियर हो गया। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो डक्ट जिसमें प्रेजेंट होते हैं और ये एंजाइम निकालते हैं, इसमें जैसे हो गए सैलिवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड और लीवर हो जाते हैं, ये सभी एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल हो जाते हैं। और मेनली आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा वो एग्जाम्पल से ही पूछा जाएगा, यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट तो इसके एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल से ही प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा अंतःस्रावी है या कौन सा बाह्यस्रावी है, ऐसा करके प्रश्न पूछा जाएगा। तो एग्जाम्पल याद रखना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। अब एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, मतलब कि डक्ट इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है, जो हार्मोन रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेस्टिस, ओवेरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड pineal gland will be the your answer. Okay friends, and here the our next question is, तो देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अब तो खत्म हो गया। तो हमारा आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है, और जितने भी प्रश्न आपको करा दिए हैं एक से बढ़कर एक कराए हैं, अच्छे ढंग से कराए हैं, कोई भी आपका नॉर्मल वे में नहीं लिया गया है, पूरे डिटेल डिस्कशन के साथ कराया है। तो इस सेशन को कर लेने के बाद भाई आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, और अच्छे से आपका तैयारी यहीं से हो जाता है एक ही प्लेटफॉर्म से। तो चलिए मैं फिर मिलता हूँ कल, आप लोगों को एक बेस्ट सेशन देने की कोशिश करूंगा कल भी। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।